अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024। पाकिस्तान में आईनी तरमीम का शोर है और इसी दौरान आज खसूसी कमेटी जो कि आईनी तरमीम के लिए बनी है उसका इजलास भी हुआ है। इजलास में क्या हुआ ये आपके सामने रखेंगे और साथ ही ये कि ये आईनी तरमीम जिस एक शख्स के लिए, जिस एक शख्सियत को रोकने के लिए की जा रही है, उन्होंने अपने सामने एक अहम तरीन मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और उनके जो जाने के दिन अब करीब आ गए हैं और अपने एजाज में होने वाले इशाइयों से मुतालिक उन्होंने एक इकदाम किया, उस पर भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो वसीम, आज अहम दिन है। अहम दिन इस तरह के, अब जैसे जैसे 25 अक्टूबर करीब आ रही है, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फरीसा के रिटायरमेंट के दिन करीब है, तो हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत के और सुप्रीम कोर्ट के मुंसिफ आजम की फ्रस्ट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है। हमने देखा एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। क्या समझते हैं, एक तरफ खसूसी कमेटी का इजलास है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव है, क्या निचोड़ निकल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है ये शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की आड़ में? देखिए, बिल्कुल एक तो इक़दाम आज के रोज़ ये लिया गया ना कि वो जो दरख़्वास्त है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई, हम उस दरख़्वास्त के कंटेंट के ऊपर भी आते हैं और माज़ी में वो एक पूरा पस-ए-मंज़र है उस दरख़्वास्त का और फिर 17 अक्टूबर को समाअत में क्या कुछ हो सकता है, काज़ी फ़ायज़ा साहब क्या कुछ कर सकते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हम पहले ज़रा बात इस पे करें कि ये जो गुज़श्ता रोज़ एक खबर आई और आज सारा दिन उसके ऊपर ढोल पीटा गया कि जी वो देखिए काज़ी फ़ायज़ा साहब जो हैं वो तो जाते-जाते ही दो कौम के जो 2 मिलियन रुपए हैं वो भी बचा के गए और अपने एजाज़ में जो अलविदाई इशाइया है वो भी नहीं ले रहे। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। देखिए, अलविदाई इशाइये की जहाँ तक बात है, हमेशा से एक रिवायत रही है कि चीफ जस्टिस को अमूमन 2 अलविदाई इशाइये मिलते हैं। एक बार एसोसिएशन देती है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद, यानी उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस का किरदार होता है, लेकिन जो डेज़िग्नेटेड चीफ जस्टिस होते हैं, वो उनकी तरफ से और अपने साथी जजेस की जानिब से जाने वाले चीफ जस्टिस को इशाइया दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल क्या बनी कि कल के रोज़ एक नोटिफ़िकेशन सामने आया और वो नोटिफ़िकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस से अटॉर्नी जनरल ऑफिस को गया। वो नोटिफ़िकेशन किस नोटिफिकेशन चीज़ नहीं, का था? इन्विटेशन। इन्विटेशन। वो इन्विटेशन था। यानी फुल कोर्ट रेफरेंस से मुतालिक जो 25 अक्टूबर को सुबह साढ़े 10 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होना है, काज़ी फ़ाज़िसा की रिटायरमेंट के दिन उस मामले पर अटॉर्नी जनरल को इनवाइट कर रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस कि आप उस दिन आएँ और साथ ये भी कि जो पाकिस्तान बार है उनके जो वाइस चेयरमैन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और अटॉर्नी जनरल हैं, जो तकारीर करते हैं, वो तकारीर भी मँगवा ली गई। वैसे मँगवाने की भी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी। काज़ी फ़ाज़िज़ा साहब जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर वहाँ पर उनकी तारीफ़ की जानी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक नाइक और उसके बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब जो शहज़ाद शौकत साहब हैं, उनकी जानिब से। मगर मुझे अभी तक हज़म नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही मतलब। वो ये है हुँ। कि आप अटॉर्नी जनरल को इन्विटेशन भेज रहे हैं और उसके साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस साथ ये रख रहा है कि चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्व किया है कि जी वो जो इशाइया मुझे मिल रहा था उसमें कौम के 20 लाख रुपए लग रहे थे, लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि मैं वो इशाइया नहीं लूँगा। मुझे ये बताइए कि एजी के इन्विटेशन के खत में ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं चीफ जस्टिस की वो क्यों लिखी गई? और दूसरा, चीफ जस्टिस को तो कोई इशाइया नहीं मिल रहा था। अगले चीफ जस्टिस कौन है किसी को नहीं पता। जस्टिस मंसूर ने कोई इन्विटेशन दिया था या फिर जो ये भी एक ज़िक्र आ रहा है कि पैनल बना दिया जाए शायद आईनी तरमीम के हवाले से और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो क्या कोई जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको इन्विटेशन दिया था? ये इन्विटेशन उनको दिया किसने था जिस पे उन्होंने इनकार किया है? देखिए, ये बेसिकली होता ये है कि हर जाते चीफ जस्टिस के एजाज में जो एक इसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, उसे शाइए का जो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, गो के उसका इनविटेशन रजिस्ट्रार की तरफ से जाता है, लेकिन वो जो चीफ जस्टिस अगले आने वाले होते हैं, उनकी जानिब से जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज में वो इशाइया दिया जाता है। हर चीफ जस्टिस को दिया गया और वो इशाइया अहमियत का हामिल इसलिए रखता है कि एक तो वो सुप्रीम कोर्ट की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, फिर दूसरा ये कि उस इशाइये से ये साबित होता है कि जाने वाला चीफ जस्टिस आने वाले को अपने जो तमाम तर इख्तियारात हैं वो सौंप के खुश असलूबी से जा रहा है। लेकिन वसीम, यहाँ हालात ये है कि एक चीफ जस्टिस जाने को ही तैयार नहीं है। हुकूमत उसको भेजने को तैयार नहीं है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बिल्कुल बजा है कि आप वो इनवाइट नहीं ले रहे और आप एक ऐसे वक़्त में उसकी इनवाइट नहीं ले रहे जब आपके साथी जजेस आपसे बात करने की भी रवादार नहीं हो रहे। तो ज़ाहिर है इसको मैं एक फेस सेविंग की कोशिश के सिवा कुछ नहीं समझती। सेकंडली, सेकंड बात ये है कि अटॉर्नी जनरल को आप इनवाइट भेज रहे हैं, ठीक है?
अटॉर्नी जनरल को आप इनवाइट भेज रहे हैं कि वो फुल कोर्ट में शरीक हो। उसके बाद आप उसमें जानबूझ के वो नोट ऐड कर रहे हैं, जो कि पब्लिक कंजम्पशन का उसने हिस्सा बनना है, पब्लिक ने उसको देखना है और आपको पता है कि आप एक ये एक अंदरूनी खाना मामला होता है कि आप अटॉर्नी जनरल को इनवाइट भेज रहे हैं। वो एकदम से पब्लिक हो जाती है विदिन सेकंड्स और उसके अंदर 3 सत्रों में आपने लिखा है कि क्योंकि इतना खर्च आ रहा है उसके ऊपर, तो मैं वो एजाज़ नहीं ले रहा। तो हुज़ूर आप वो एजाज़ नहीं ले रहे, एजाज़ में वो इशाइया नहीं ले रहे क्योंकि आप अवाम के पैसे को खर्च नहीं करना चाहते। जो बाहर आप बुनियादी इंसानी नहीं, हकूक हम के उस तरफ मोनूमेंट आते हैं, के हम नाम उस पर तरफ आते मकबरा हैं। बनवा रहे हैं। हम उस तरफ आते हैं, मगर आप देखिए ना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये एक पीआर स्ट्रैटेजी थी उनकी। और जो चीफ जस्टिस के हामी एग्ज़ैक्टली। हामी ग्रुप है, वो सुबह से ही इस बात को उछाल रहा है। तो हम अब दूसरी जानिब आ जाते हैं कि क्या वाक़ई ही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ी साहब कौम के 20 लाख बचाने जा रहे हैं? एक कितने तो उनके किफ़ायत ऊपर शार है वो। और किफ़ायत चार, एक तो उनके ऊपर ये चलें इल्ज़ाम लगता है, जो कि बहुत हद तक दुरुस्त भी मुझे नज़र आता है, कि आपने इस कौम के ऊपर 2 एड हॉक जजेस बिठा दिए। उन बिल्कुल। एडहॉक जजेस की सालाना सिर्फ 5 मिलियन की मद में तो उनकी तनख्वाहें हैं। और हुँ, अगस्त में वो आए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब उन्हें तीसरा महीना जो है वो गुज़र रहा है। ज़रा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर वो जो ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं, उनमें देखिए कि क्या कोई खातिर-ख़्वाह कमी आई है? बिल्कुल नहीं आई। आप उसका इल्ज़ाम भी जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर लगा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर लॉन में, वो जो एक पूरा लॉन खोद दिया गया, और उस सारे मामले में जिसे आप लोग, पहले मैंने अपनी कमअक्ली का इज़हार तो किया, ट्वीट्स की सूरत में किया, आज मैं अपनी वीडियो की सूरत में कर देता हूँ कि मैं उसे बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा कहता रहा, लेकिन काज़ी फ़ाज़िल साहब सुप्रीम कोर्ट की कब्र खोद रहे थे। वो उसका तो जब हम ज़राए से पता करते हैं, ना तो उसका किसी फुल कोर्ट से अप्रूवल लिया गया। वो काज़ी फ़ाज़िल साहब का, और ग़ालिबन वहाँ पर उनके साथ आते हैं अक्सर, तो जस्टिस जमाल खान मंदोकेल आते हैं। तो ये अगर उनका मंसूबा था, उनका ब्रेन चाइल्ड था, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से, किसी फुल कोर्ट से अप्रूवल नहीं लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गालिबन वो सीडीए से भी अप्रूवल लिया गया या नहीं, और वहाँ पर आप एग्ज़ैक्टली। मकबरा बनवा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि उसकी भी तो कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट कितनी हो सकती है? कि उस कॉस्ट के हवाले से जब हमने मालूम किया तो कुछ ज़राए ये बताते हैं कि अब तक कुछ 20 करोड़ रुपए का खर्चा उस मामले पर हो चुका है। गो कि अभी तक कुछ सामने नहीं आया, ना ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, लेकिन ये ज़राए से खबर है कि उस एक मोनूमेंट के ऊपर आप 20 करोड़ खर्च करें, तो उसके सामने जो 20 लाख रुपए का डिनर आपको मिल रहा था, वो क्या मायने रखता है। और एक और बात जो अहम है, वो ये भी है कि जिस जगह पर आप वो मकबरा बना रहे हैं, गो कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो असूल पसंद भी हैं, आइन और कानून के भी मुताबिक चलते हैं। तो वो जो बनाया जा रहा है मोन्यूमेंट, उसका जो जगह है, आपको पता है रेड ज़ोन के अंदर या मास्टर प्लान के मुताबिक आप रोड से इतने करीब कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपने सीडीए से अप्रूवल कब लिया? उसकी ग्रांट कैसे अप्रूव हुई? सुप्रीम कोर्ट के फंड्स में से कितना पैसा उस पर लगा? ये सारी बातें कि हमें इसलिए जाननी है क्योंकि हम वो टैक्स पेयर्स हैं जिनके पैसे के ऊपर आप वहाँ पर वो पूरे का पूरा मोन्यूमेंट बना रहे हो और पिछले 1 चलें, साल हमने से उसकी हमने कंस्ट्रक्शन चल रही दीगर है। हमने दीगर मौज़ूआत की जानिब भी बढ़ना है मरियम। ये एक और यहाँ पे दिलचस्प बात वो ये भी है कि उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के डिनर में शिरकत करेंगे, और टैक्स हुँ। पेयर के पैसों से नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब, वो अपनी जेब से पैसे दे रहे होंगे इस डिनर के, या उन वहाँ पर भी तो कोई 2 मिलियन 3 मिलियन रुपए की लागत आएगी ना। तो यहाँ पर हमारे वो दोस्त हैं किस्मत ज़िमरी साहब, वो बड़ी एक ज़बरदस्त तहकीक करके, रिसर्च करके लाए हैं। तो उसके मुताबिक तो जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, तब से लेकर आज तक कोई 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो ग्रांट है टैक्स 170 पेयर करोड़। की, 170, 170 माज़रत करोड़ ख़ाह। 3 साल में 170 करोड़ इनको दिए जा चुके हैं इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों में। ये किस्मत ज़िमरी साहब के ने जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, उनकी बुनियाद पर मैं बता रही हूँ। वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की वेबसाइट पर भी वो अदाद-ओ-शुमार हैं। जी। तो चलें, 150 करोड़ रुपए से भी ज़ायद की रकम, या 170 करोड़ रुपए, वो टैक्स पेयर के पैसे थे जो हुकूमत वक़्त ने एहसन बोन और आज़म नज़ीर तारण के ज़रिए इन बार एसोसिएशंस को दिए, और फिर उन बार एसोसिएशन ने काज़ी फैज़ल साहब को डिनर देना है, तो वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब आपने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के पैसे से डिनर नहीं खाना, लेकिन जो हुकूमत वक़्त ने आपको पैसे डिनर तो उन्हीं पैसों का होगा ना, या तो शहज़ाद शौकत साहब जो है, वो जेब से करते। अब क्विकली हम दूसरे उस मौज़ू पे आते हैं। आज के रोज़ ये जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है मामला 17 अक्टूबर को, ये आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरख्वास्त थी। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान, जो कि यूजुअली इन आईनी तरमीम के खिलाफ हैं और हामिद खान ग्रुप से उनका ताल्लुक है,
उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, गालिबन 18 सितंबर को ये दरख्वास्त दायर की गई, फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई 8 किस्म के एतराज़ात लगाए थे। दरख्वास्त का मरकज़ी मुद्दा तो यही था कि इन आईनी तरमीम को रोका जाए, ये जो फंडामेंटल्स हैं आइन के, उसके खिलाफ है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात आयद किए, कमेटी की साख तब्दील हो गई। आज के रोज़ एतराज़ात के ऊपर चैम्बर अपील फाइल हुई। काज़ी फैज़ल साहब ने वो जो चैम्बर अपील थी एतराज़ात के ऊपर, वो एतराज़ात और फिर उसके साथ वो जो दरख्वास्त है 3 रुकनी बेंच, नईम अख्तर अफ़गान साहब को साथ बिठा लिया और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बिठा लिया और 17 अक्टूबर को समाअत करने जा रहे हैं। तो इस समाअत को आप कैसे देखती हैं? देखिए सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 18 सितंबर को एक दरख्वास्त दायर होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार के 6 मेंबरान की जानिब से। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के मुमकिना अगले सदर भी है मुनीर काकर साहब। अब ये दरख्वास्त जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में तो इसको फौरी तौर पर वापस कर दिया जाता है। वो एतराज़ात लगा के वसीम जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा रजिस्ट्रार वापस कर रही है, लेकिन एतराज़ात वो हैं जिनका इज़हार चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में करते रहे। मैं आपको एतराज़ात बताती हूँ। एतराज लगाया गया कि क्योंकि एक तो एक यूजुअल एतराज होता है ना, पार्टीज आपने ठीक नहीं बनाई, आपने वजीर आजम सदर को पार्टी कैसे बना दिया, गो के सेक्रेटरी के थ्रू बनाया गया फिर भी। लेकिन दूसरा एतराज ये लगाया गया कि अभी पार्लियामान में कोई कानून पेश ही नहीं हुआ, पार्लियामान ने उसे मंजूरी नहीं किया, तो आपने चैलेंज कैसे कर लिया। तीसरा एतराज ये लगाया गया कि जो आपका ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसको आप बार काउंसिल बराह रास्त दायर करें। बार काउंसिल के नुमाइंदे या कोई वकील ज़ाती हैसियत में कैसे कर सकता है? और आपको पता है और मुझे भी पता है कि बीसीओ मर्तबा चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ीसा इन तमाम तर बातों का इज़हार कर चुके ओपन कोर्ट के अंदर, ये कोई ढकी-छुपी बातें नहीं है। अब आज जो चैम्बर अपील दायर हुई, उस चैम्बर अपील के अंदर क्या कुछ कहा गया, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। फैक्ट्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं एंड देन प्रेयर की तरफ आते हैं। फैक्ट्स में वो ये बताते हैं, ये दरख्वास्त दायर की गई थी जब पहली आईनी तरमीम की अटेम्प्ट हुई थी 14 और 15 सितंबर को, उसके बाद। तो 18 सितंबर को दरख्वास्त दायर होती है और दरख्वास्त के अंदर ये कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत को, जिसकी कि पार्लियामेंट ही कंप्लीट नहीं है, जिस हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 12 जुलाई के फैसले पर अमल नहीं किया, जिसकी सेनेट मुकम्मल नहीं है, उसे आईनी तरमीम करने से रोका जाए। दूसरा इसके अंदर ये कहा गया था जो दरख्वास्त थी कि जो मौजूदा मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल है, वो मौजूद है, अपनी बिल की शक्ल में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कानून साज़ी नहीं है, वो है, तभी पार्लियामान उसको बैठकर 15 को इजलास में डिस्कस करने जा रहा था, तभी 15 सितंबर के इजलास में वो कैबिनेट में पेश होने जा रही थी और वहाँ से मंजूरी होती। बिल ना होता तो कैसे हो सकती थी? तो रजिस्ट्रार का ये एतराज़ बिल्कुल भी बरकरार रहने के काबिल नहीं है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल है, इसके ज़रिए पार्लियामान के मेंबरान के ऊपर बाकायदा प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करने का कहा जा रहा है और इसके अंदर वो तमाम तर जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, ये भी लिखा गया है कि टोटल 57 तरमीम है, जो पार्लियामान करने जा रही थी 14 और 15 सितंबर को। और ये जो तरमीम थी, ये क्योंकि ट्राइकोटमी ऑफ पावर के असूल के खिलाफ थी, अदलिया की आज़ादी को एक तरह से वो बराह रास्त इफ़ेक्ट करी थी, ख़त्म करी थी, तो ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है ये तरामीम, ये कहा गया है इस दरख्वास्त के अंदर। अब आगे अगर आप दरख्वास्त के ग्राउंड सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ीसा 17 अक्टूबर को उस 3 रुकनी बेंच में बैठकर कम से कम 2 की अक्सरियत से कहने क्या जा रहे हैं। दरख्वास्त के ग्राउंड्स में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो एक ऑर्डर है जस्टिस मंसूर अली शाह दे चुके हैं, उसमें ये है कि रजिस्ट्रार के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से एतराज़ात आयद कर सके मुफ़ाद आमा के मुकदमात के ऊपर, क्योंकि रजिस्ट्रार कोई जुडिशरी का बंदा नहीं होता, उसके पास जुडिशियल पावर्स नहीं है, तो ये अदालत का इख्तियार है, उसका इस्तेहकाक है। उसके अलावा दूसरा ग्राउंड ये लिया गया है कि एक खुफिया बिल के ज़रिए 57 तरामीम करने की कोशिश हो रही है, जो कि हुकूमत और मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बदनीयती को इन आईनी तरमीम के अंदर ज़ाहिर करती है। उसके अलावा ये कहा गया है कि गो के इन तरमीम की वजह से जो बुनियादी इंसानी हकूक है, उनमें भी छेड़छाड़ की जा रही है। अदलिया की आज़ादी से मुतालिक जो शिकें हैं 175 जितनी 63 है और जो अदलिया की आज़ादी से बिलखसूस 175, 199 आर्टिकल 200, 201 का हवाला देके कहा गया कि उन सब में तब्दीली की जा रही है, जो कि अदलिया से बराह रास्त उनका ताल्लुक है। तो इस तरह से पूरी जो अदलिया की आज़ादी है, उसको इन तरमीम के ज़रिए सल्ब किया जा रहा है। फिर ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार के ये जो एतराज़ात हैं, उनसे ये लगता है कि रजिस्ट्रार नहीं चाहती कि इस दरख्वास्त को कमेटी के सामने पेश किया जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो। फिर ये भी कहा गया है कि क्योंकि पार्लियामान भी नामुकम्मल है और इस वक़्त वो कर भी नहीं सकते ये आईनी तरमीम, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स भी हैं कि अगर इस किस्म की कानून साज़ी होने लगे तो वो रोक सकते हैं। वसीम यहाँ वो हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
के एक्ट बनने से पहले मुअत्तल होने का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा रजिस्ट्रार के एतराज़ के जवाब में इस बात पर करेंगे क्या उनके साथ, क्योंकि वो इस बात पर अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, 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 स्क्रूटनी नहीं, करते रहे हैं। यहाँ पे आपने बड़े इस दरख़्वास्त के और उसके एतराज़ात के ऊपर जो चैम्बर अपील है, उसके कंटेंट के हवाले से बड़ा मुफ़स्सिल बताया। मेरे नज़दीक अगेन काज़ी फ़ैज़ल साहब ने टाइमिंग के ऊपर बड़ा शोर उठाया कि बात की जाती है, ये मुकदमा फ़लाँ वक़्त समाअत के लिए मुकर्रर क्यों हुआ? 63 ए वाले मुकदमे में भी उन्होंने इस बात का तफ़सीली फ़ैसले में भी जवाब दिया, जो गो कि वो खुद ही अपने मौक़िफ़ से ही पीछे हट रहे थे और कंट्राडिक्शन उसमें बेशुमार थी। तो जहाँ मैं एक तरफ कहता हूँ कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब की जो शख्सियत है, बड़ी माज़रत के साथ वो तज़ादात का मजमूआ है। तो वहीं हुँ। ये जो दरख़्वास्त लगाना और अपने ही बेंच में लगाना, तो ये बराह रास्त मुफ़ादात का भी टकराव है। यानी आपके लिए वो आईनी लेकिन तरमीम हो रही है। आपको नहीं लगता कि 18 अक्टूबर को कहा जा रहा है इजलास आएगा, 17 को आप समात जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं? और जजेस कमेटी के सामने भी मामला नहीं गया, क्या पता गया हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तो ज़रूरत नहीं है, बैठ के चीफ जस्टिस ने खुद ही मुकदमा मुकर्रर कर लिया हो। ये टाइमिंग्स बड़ी अहमियत रखती हैं। 17-18 की तो वो तारीखें हैं जिनमें मुमकिना तौर पर इजलास हो सकता है। उन्हीं तारीखों में चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा ने उन 8 जजेस में से बेशतर जजेस को रजिस्ट्रीज़ में भेज दिया हुआ है, तो इस मुकदमे को फौरी तौर पर समाप्त करने की मुकर्रर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं उसी जानिब ही आ रहा था। अब गो के मफादात का टकराव तो है, मगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल ने तो आके बता दिया कि वो हर सूरत ही इन आईनी तरमीम के लिए सहूलतकारी करेंगे। मगर ये दरख़्वास्त 17 अक्टूबर को लगाना, मुझे लगता है कि काज़ी फ़ैज़ल साहब इस दरख़्वास्त को नॉन मेंटेनेबल करार देंगे। ये दरख़्वास्त हुँ। काबिल समाअत है ही नहीं। गो के इससे मैसेजिंग ये जाएगी कि जो कानून साज़ी और आइन साज़ी है, वो पार्लियामान का अख्तियार है। वफ़ाकी हुकूमत इसे प्रोपेगेट करेगी। देखिए जी, जुडिशरी की जानिब से भी अब ये मैसेज आ गया कि वो भी सारे मामले पर ऑन बोर्ड है और उन्होंने हमारा अख्तियार जो है वो तस्लीम किया। और दूसरी जानिब ये उन 4 हाई कोर्ट्स के ऊपर हम बड़े मुफ़स्सिल अंदाज़ में 2 रोज़ वीडियो कर चुके हैं कि वो जो हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो दरख़्वास्तें दायर की गई हैं, वो बड़ी संजीदा नोयत की हैं। तो काज़ी फ़ैज़ल साहब को ये भी डर हो कि जब ये आईनी तरमीम का ये सारा मामला हो, चारों हाई कोर्ट्स में ये पिटीशंस हो, कोई एक हाई कोर्ट भी ये कोई फ़ैसला ना कर दे कि इस सारे मामले में वक़्त दे दिए, या वो जो दरख़्वास्त गुज़ारों की प्रेयर है कि 8 हफ्तों का वक़्त दिया जाए, मुसवदा पब्लिक किया जाए। और मुमकिना तौर पर वो जिस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, मुझे तो लगता है कि वो इन चारों हाई कोर्ट से ये दरखास्तें अपने पास ही ना मंगवा के बैठ जाएँ। तो कुछ ऐसा मैसेजिंग देना और ये सारे मामले पर सहूलतकारी करना, मुझे 17 अक्टूबर वाली समाअत में लगता है। अब हम अपने आखिरी मौज़ू की जानिब आ जाते हैं, वक़्त बहुत हो चुका। आज के रोज़ वो पार्लियामान की जो ख़ुसूसी कमेटी है, उसका इजलास था। उसमें पीएमएलएन ने भी अपना मुसवदा दे दिया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना मुसवदा दे दिया। मौलाना फज़लुर रहमान के मुसवदे का ऑफ़िशियल ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है, और मरियम वो एग्ज़ैक्टली वही है जो हम 7 हम अक्टूबर रिपोर्ट से कर चुके हैं। अपनी वीडियो में रेगुलर रिपोर्ट कर रहे हैं। और उस सारे मामले में वही सारी चीज़ें हैं जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं। 5 रुकनी बेंच बजाय आईनी अदालत के, जजेस तकर्री में 18वीं तरमीम वाला तरीक़ाकार, और उस सारे मामले में कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई आईनी अदालत नहीं। अ, जो गवर्नमेंट का मंसूबा है वफाकी हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का मंसूबा वही है जो पाकिस्तान बार कौंसिल वाला ड्राफ्ट था, सिवाय आइन के आर्टिकल 8 में फौजी अदालतों से मुताल्लिक तरमीम में, बाकी उन्होंने वही रखा। और पीपल्स पार्टी का मुसवदा, वो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतों का क़याम हो। एमकेएम का जो मुसवदा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ज़्यादातर फ़ोकस करता है मकामी हुकूमतों को। तो उसमें ज़्यादातर जो बात है, उन्होंने भी कहा कि कुछ उनका भी उसमें एडजस्ट किया जाए। अब कल के रोज़ पार्लियामेंट की जो सब कमेटी है आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में, उसका कल इजलास है, और फिर सोमवार के रोज़ दोबारा से जब एससीओ कॉन्फ्रेंस और वो सारा मरहला, तो पार्लियामेंट की इस खसूसी कमेटी का भी इजलास बुला लिया गया है। और पैरेलल जो चीज़ें चल रही हैं, वो ये भी चल रही हैं कि जो पीटीआई के मेंबरान हैं, यहाँ पर सेनेटर हैं सैफुल्लाह आबड़ो, उनकी आज इस्लामाबाद से गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। और एमएनएस को जो इस वक़्त रियासती खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो तशद्दुद कर रही हैं, उनके घर जाकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। घर के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो इस सारे मामले में मुझे ज़रा क्विकली अपना इस कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम कंक्लूजन की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, सीधी-सी बात है कि ये सब कुछ जिस तरह एक एक साथ हो रहा है, उससे नज़र आ रहा है कि जो आईनी तरमीम है, हुकूमत चाहती है कि अगले ही हफ्ते इजलास बुला के की जाए, वो इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर आयरनी ये है वसीम कि वो आईनी तरमीम जिनके ऊपर अब तमाम सियासी जमातें जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, वो अपने-अपने आईनी तरमीम के मुसवदे पेश कर रही हैं। यही हुकूमती आईनी जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, ये आईनी तरमीम के ऊपर
14 और 15 सितंबर को वोट देने को तैयार थी, बगैर किसी गुफ्त-ओ-शनीद के, बगैर कोई देखे कि क्या तरामीम हो रही है, वो 57 तरामीम करने के लिए ये सब तैयार थे। लेकिन आज सब अपने-अपने मुसवदे लेकर आ गए हैं, क्योंकि हुक्म है कि दिखाया जाए कि ये जो प्रोसेस है, ये जमहूरियत के असूलों के जो है वो मुताबिक हुआ है। और ज़ाहिर है जब ये मुकदमा अब सुप्रीम कोर्ट में भी आना है, तो उनके सामने आके भी हुकूमत की जानिब से गालिबन अटॉर्नी जनरल ने या अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये चर्ब ज़ुबानी दिखानी है कि देखिए ना हम तो मुशावरत कर रहे हैं, जमहूरी तरीके से ये अमल हो रहा है, तो फिर ये एतराज़ात नहीं बनते। तो मुझे ये लगता है कि सब कुछ एक साथ होना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मैसेजिंग है, एक तो हाई कोर्ट्स के मुकदमात जो हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं उनको मैसेज देना, फिर दूसरा ये भी मैसेजिंग है कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है, पार्लियामान दुरुस्त तरीके से, जमहूरी तरीके से कर रही है और इस दरख्वास्त के अंदर जो मुझे सबसे पर्टिनेंट पॉइंट लगता है वो यही है कि ये नामुकम्मल पार्लियामेंट है। नामुकम्मल पार्लियामेंट के अंदर इतनी अहम कानून साज़ी नहीं होना चाहिए, देखिए, लेकिन वो तो ज़ाहिर वो तो कानून, वाला ही अगर नहीं इस बात होता। पे बात की जाए, मेल ऑफ आईडी की बात की जाए, पार्लियामान नामुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, सेनेट भी नामुकम्मल है, इलेक्शंस नहीं हुए और उसके बाद नए आने वाले चीफ जस्टिस का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है, मगर हम इस मेल ऑफ आईडी के ऊपर बात करें तो ये तो घंटों गुजरेंगे जो वफाकी हुकूमत काजी फैज़ ईसा और फौजी एस्टेब्लिशमेंट दिखा रही है। तो बहरहाल ये तमाम तर मामलात थे। अब देखते हैं, लम्हे मौजूद तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 12 अक्टूबर है, मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी तक नहीं माने और अगर मौलाना फजल रहमान 25 अक्टूबर तक हमारी इत्तलात के मुताबिक नहीं मान रहे, तो ये आईनी तरमीम अभी भी मुझे तो एटलीस्ट नामुमकिन लग रही है। बहरहाल देखते हैं कि फिर सूरत-ए-हाल क्या बनती है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, मरियम नवाज़ और मैं यानी वसीम मलिक इसी प्लेटफ़ॉर्म से फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।